नमस्कार अधिकारियों, आज अपन चालू करेंगे चौहान वंश। चौहान वंश कैसे उत्पत्ति होती है और किस प्रकार ये आगे राजा महाराजा चलते हैं चौहान वंश के, वो देखेंगे। तो सभी अधिकारी थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि अगर ये लेवल समझ में आ गया अपने चौहानों की उत्पत्ति का, तो आगे के जितने भी अपन चौहान पढ़ेंगे वो अपने समझ में आते जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो देखिए चौहानों की उत्पत्ति के अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत बताए हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति अगर अपन बात करें उत्पत्ति, ठीक है, चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे होती है और किस प्रकार इनका अलग अलग मत है इतिहासकारों का, वह देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे आती है अग्निकुंड से। चौहान वंश की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वही अग्निकुंड से। नंबर एक अग्निकुंड। हाँ, यानी कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई, यानी कि चौहान ही नहीं सारे राजपूतों की बात हो रही है ये, कि जो राजपूत पैदा हुए वो अग्निकुंड से पैदा हुए। अब आप सोचोगे सारे अधिकारी कि अग्निकुंड से कैसे, कि कोई मंत्र वंत्र मार के अग्निकुंड से बच्चे पैदा कर लिए क्या? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मंत्र मार के कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो तो सिस्टम से ही होते हैं। तो फिर अग्निकुंड से कैसे? देखिए ये सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई, और ये थे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज कवि और मित्र भी थे। ये बहुत गहरे मित्र थे, चड्डी बड्डी जो बोलते हैं ना, वो वाले मित्र थे ये चंद्रबरदाई जी। चंद्रबरदाई जी ने ये कहा अपने ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो, इनके ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में इन्होंने कहा कि साहब जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो हुई है अग्निकुंड से। अच्छा, अब अग्निकुंड कहां था ये? तो देखिए ये जो अग्निकुंड है, आपने राजस्थान जब नॉर्मली पढ़ते हैं तो एक नाम सुना होगा आबू पर्वत का, खूब नाम सुना अपन ने। तो ये देखिए जी, ये एक आबू पर्वत है, माउंट आबू पर्वत, ये लीजिए आबू पर्वत। इस आबू पर्वत पर एक ऋषि महाराज बैठे हैं। ये देखिए ये ऋषि महाराज बैठ के यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, चोटी पे बैठे, और यहाँ पर कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर रखी है इन्होंने साहब। इनका नाम है वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। ये ऋषि वशिष्ठ बैठते थे आबू पर्वत पर, और यहां पर बैठकर ये करते थे यज्ञ। तो जब ये ऋषि जी यज्ञ करते, तो देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ हमेशा यज्ञ संपन्न हो जाते थे। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग आते हैं जो नीचे यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर लोग बाग आराम से रह रहे हैं नीचे गढ़ के नीचे, सॉरी इसके नीचे, पर्वत के नीचे यहाँ पे। तो इनमें कुछ तो लोग अच्छे भी थे और कुछ लोग इनमें बुरे भी थे। तो अच्छे लोग तो आते और कभी ऋषि जी के लिए दूध का गिलास लाते, कभी एप्पल लाते, कभी क्या लाते। आसाराम बापू के लिए भी ऐसी चीजें आती थी, बाद में वो बेचारा जेल में चला गया, गड़बड़ हो गई उसके साथ। ये थे ऋषि वशिष्ठ जी। इनके पास में अब कुछ तो अच्छे थे कुछ बुरे थे। जो बुरे थे ना, वो क्या करते, ऋषि जी बेचारे जैसे आलती पालती मार के बैठते, कोई उनकी गुदगुदी कर देता, कोई उनकी जटाएं उछाल के भग जाता, कभी कभी तो कोई बाल्टी ला के पानी की डाल देता उनके हवन कुंड में। भाई साहब ऋषि जी को बहुत परेशान कर लिए। वशिष्ठ जी इनसे बहुत ज्यादा तंग आ गए, कोई कभी क्या करता, कोई कभी क्या कर देता, कोई इनके मांस के टुकड़े डाल जाता इनके हवन कुंड में, कोई लकड़ियां गीली करके भग जाता। तो ऋषि वशिष्ठ जी बहुत परेशान हो गए। जब ये परेशान हुए तो इन्होंने क्या किया, यहां नीचे से जो अच्छे लोग थे, जो बढ़िया धार्मिक स्वभाव के थे, उन लोगों को इकट्ठा किया, अच्छे लोगों को, और उनको यहां पर शपथ दिलाई अग्नि के सामने। जैसे अपन लेते हैं ना समस्त भारतीय मेरे वो वाली, ऐसे इनकी एक शपथ दिलाई इनसे कि आप लोग मेरी रक्षा करोगे। इस वजह से इनको क्या माना जाता है भाई, ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुई। तो इन्होंने 4 लोगों को शपथ दिलाई, 1 2 3 और 4, 4 लोगों को शपथ दिलाई। देखिए पहले इन्होंने परमार, सबसे पहले इन्होंने किनको दिलाई? परमार, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति का क्रम है। यह क्रम याद रहना चाहिए आपको कि अग्निकुंड सिद्धांत जो कि चंद्रबरदाई ने दिया था अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में, उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। तो पहले परमार, परमारों के बाद में आए फिर यहां पर प्रतिहार, प्रतिहार, और प्रतिहारों के बाद में थोड़े बड़े ले लेते हैं इनको ताकि आपको अच्छे तरह से दिखाई दे।
देखिए, हाँ जी, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो क्रम है, ये क्रम आपको याद रखना है। नंबर 1 सबसे पहले परमार, फिर नंबर 2 प्रतिहार, और नंबर 3 चालुक्य, जिनको सोलंकी भी हम कह सकते हैं, सोलंकी, हाँ जी बिल्कुल। और यहां पर नंबर 4 पर आते हैं अपने चौहान। ये चौहान जो अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो देखिए, अच्छा, इसमें चंद्रप्रदा ये कहता है कि साहब सबसे शक्तिशाली तो चौहान ही थे। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे राजपूत शक्तिशाली थे। चौहानों को ही चंद्रप्रदाई ने क्यों बताया? एक राजस्थानी भाषा में कहावत है कि आपकी माँ ने डाकण कोई कौन बतावे। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी माँ को बुरी कोई नहीं बताता है। और चंद्रप्रदाई जो था, ये किनका था भाई? चौहानों का दरबारी। तो नॉर्मल सी बात है, चौहानों की तारीफ तो बनती बनती है, इसलिए इसने ये कह दिया कि सब तो बेकार थे, चौहान सबसे मजबूत थे। क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए, क्वेश्चन यहां से 3-4 बनते हैं। पहला, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रप्रदाई ने, क्लियर। दूसरा, किस ग्रंथ में दिया? पृथ्वीराज रासो में दिया, क्लियर। तीसरी बात, अग्निकुंड की कौन सी वेदी से या किस प्रकार से माना जाता है? यह तीसरा क्वेश्चन बनता है, तो वो ऋषि वशिष्ठी के यज्ञ से। चौथी बात, ऋषि वशिष्ठी या अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया गया था, वो किस स्थान से दिया गया था? आबू पर्वत से। तीसरी बात जो अगली बनती है कि अग्निकुंड से राजपूतों की जो उत्पत्ति का क्रम था, वो क्रम क्या है? परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। आप ऐसे याद रखो इनको। देखो, इसको पकड़ के याद रखो, प्र और प्र पहले लेना है, लेकिन जो खुले हुए प और र है वो पहले लेना है, फिर वो जुड़ा हुआ प्र लेना है, फिर उसके बाद में चालू को पकड़ना है और चौहानों को आखिरी में रखना है। चालू चौहान लास्ट में, ऐसे याद रख लो, प्र प्र चालू चौहान। प्र पहले खुलने वाला प्र, फिर वो बंद वाला प्र, और चालू चौहान। हो गया याद? बस कंटिन्यू याद रखना है ये प्रतिहार, परमार, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। तो इस प्रकार से अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था आपके कवि चंद्रप्रदाई द्वारा। देखिए, इसके बाद में एक राजपूतों के अलावा एक और खतरनाक बात आती है सामने, वो आती है कर्नल जेम्स टोड की। इसका जो समर्थन करते हैं ना, वो टोड भी करता है। टोड टोड क्या कहता है कि हां बिल्कुल ये राजपूत जो है अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, लेकिन ये कहता है कि साहब ये अप्रत्यक्ष रूप से पैदा हुए हैं। अप्रत्यक्ष, ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजपूतों की अप्रत्यक्ष रूप से अग्निकुंड की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसका समर्थन कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड। अब आप कहोगे साहब अप्रत्यक्ष क्या चीज होती है? बिल्कुल अप्रत्यक्ष जानना चाहिए आपको। देखिए, अप्रत्यक्ष का यहाँ पे अर्थ यह है, कर्नल टोड ये कहता है कि हाँ बिल्कुल वो वैसे ही मंत्र मारते थे और यहां से इन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई, बिल्कुल पूरी सारी बातें सही है जो चंद्रप्रदाय ने लिखी है। लेकिन टॉड इतनी सी बात कह देता है कि ये जो नीचे रहने वाले थे ना, ये विदेशी योद्धा जाति के लोग थे। तो ये कहता है कि बिल्कुल राजपूत पैदा तो अग्निकुंड से हुए, लेकिन ये थे कौन? विदेशी, यानी विदेशी लोगों का यहां पर प्रतिज्ञा करवाई गई थी। ये बात कौन कह देता है भाई? टॉड। अर्थात टॉड की ये बात बनती है कि अग्निकुंड उत्पत्ति सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कौन करता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है कर्नल जेम्स टॉड। इसके अलावा चंद्रप्रदाय का एक बंदा और समर्थन करता है, इसका समर्थन एक और करता है, समर्थन अब बहुत अच्छे लेखक रहे हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जी, ये भी इनकी बात का समर्थन करते हैं कि हां बिल्कुल राजपूत अग्निकुंड से पैदा हुए थे। तो यहां तक तो ये बात, ये क्वेश्चन थोड़ा विशेष ध्यान रखना टोड भाई साहब का। ये टोड अंकल जो है ना, ये बीच में फंस सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से कौन समर्थन करता है? कर्नल जेम्स टोड। तो ये बात आपके क्लियर है। फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखिए, ये तो हो गया अग्निकुंड। अच्छा, एक एक लेके चलते हैं अपन। अग्निकुंड का हो गया आपके सामने कि अग्निकुंड से किस प्रकार पैदा हुए राजपूत। वेरी गुड। अब आता है नंबर 2 पे, इनको विदेशी कौन मानता है? भाई विदेशियों की संतान कौन मानता है इनको? ये बार बार येलो कैसे चल जाता है? विदेशियों की संतान इनको कौन मानता है? देखिए, विदेशी की कहानी यह है कि
इनको विदेशी मानते हैं। एक तो कर्नल जेम्स टॉड, सीधा सीधा याद रह जाएगा। एक तो टॉड, टॉड इनको विदेशी मानता है। दूसरा एक स्मिथ, स्मिथ, ये दोनों इनको विदेशी मानते हैं। याद करने वाली कोई बात ही नहीं है रहे। विदेशी लोग विदेशी मानेंगे, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण मानेंगे, यानी कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से कौन मानता है? नंबर 3 ब्राह्मण, ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति कौन ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया या कौन मानता है? तो देखिए ब्राह्मण सीधे से कौन है? अपने दशरथ भाई साहब, दशरथ शर्मा, शर्मा जी है तो शर्मा जी से ही मानेंगे, दूसरों से क्यों मानेंगे साहब। अच्छा, इसके अलावा एक और मिलता है नंबर 4 पे, सूर्यवंशी, कि इनको सूर्यवंशी कौन मानता है? तो एक ग्रंथ का नाम याद रखना आपको, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य। अच्छा, हम्मीर महाकाव्य के साथ साथ आपको एक लेखक भी याद रखना है जिनका नाम है G.H. ओझा। ओझा जी भी इनको भाई साहब सूर्यवंशी ही मानते हैं। एक और मानते हैं इनको यदुवंशी, यदुवंशी, यदुवंशी इनको कौन मानता है साहब? आबू शिलालेख, ये लीजिए आबू शिलालेख, आबू का जो शिलालेख है ये इनको यदुवंशी मानता है। तो देखिए कितने सारे हो गए, अग्निकुंड से हो गया, विदेशी से हो गया, ब्राह्मण हो गया, सूर्यवंशी हो गया, यदुवंशी हो गया, और ये तो ब्राह्मण के अलावा एक और मिलता है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन मानता है इनको? वत्स गोत्र, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसता है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको कौन मानता है? तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको मानते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इनको अपन, ये मानता है साहब आपका बिजोलिया शिलालेख। ये देखिए ये बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया अभिलेख, ये इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानता है, बिजोलिया अभिलेख। बहुत अच्छी बात है साहब, आप भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानो। एक जाति और मिल जाती है आपको नंबर 7 पे, इनको खिज्र जाति से उत्पन्न कौन मानता है? खिज्र जाति से, तो D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। ये भंडारकर साहब कहते हैं कि नहीं, सब गलत हो तुम, खिज्र से, खिज्र जाति से उत्पन्न हुए राजपूत तो सारे के सारे। तो ये अलग अलग सिद्धांत हैं, आपको स्पेशल अलग अलग याद रखना है। अच्छा, अग्निकुंड का भी यहां एक बार लिख देते हैं अपन, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई जी अग्निकुंड से मानते हैं। इनका समर्थन कर रहे हैं सूर्यमल जी, सूर्यमल मिश्रण। और एक थोड़ा सा अपन इसी का हिंट लेके इधर लिखते हैं कर्नल जेम्स टॉड की बात, ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सको। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि कुंड से उत्पन्न मानते हैं टॉड। ये क्या हो गया? टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। मैं बार बार इसको जेम्स टॉड बोलता हूं, लेकिन लिखता बेचारा को टॉड ही हूं। ठीक है, तो आप एक बार इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अब इसकी लेते हैं थोड़ी सी, ये क्या चीज है? बिजोलिया का शिलालेख, ये थोड़ा सा क्या है इसकी डिटेल देखते हैं अपन। तो यहां पर हम लेते हैं साहब बिजोलिया शिलालेख। ये एक शिलालेख है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ये जो शिलालेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो इसका नाम है बिजोलिया लेख, बिजोलिया शिलालेख, शिलालेख। वेरी गुड। कौन सी भाषा में है, कौन सी सन का है? यह है सन 1170 का। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो ये रहने मतलब ये पाया गया था भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में भी किस स्थान पर? तो एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। यानी कि बिजोलिया भीलवाड़ा में सन 1170 में पार्श्वनाथ जी का एक मंदिर है, उस मंदिर में ये बिजोलिया शिलालेख लगाया गया था।
अब इसकी क्या खास बात है? पहली बात तो ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत। ये लीजिए जी, इसकी भाषा हो गई संस्कृत। अच्छा, कितने श्लोक लिखे हुए इसमें? श्लोकों की बात करें तो इसमें 13 श्लोक लिखे गए हैं। हो लिखे गए हैं तो कोई ना कोई तो लिखने वाला भी होगा साहब, और कोई ना कोई इसकी रचना करने वाला भी होगा, और कोई ना कोई इसको लगवाने वाला भी होगा। तो देखिए, इसके रचना जो की थी, रचना की अगर अपन बात करें तो रचना की थी इसकी गुणभद्र ने। गुणभद्र, ये लीजिए, गुणभद्र इसके रचनाकार हो गए। और इसके लेखक की बात करें अपन, ये जो संस्कृत में लिखी गई थी, इसके लेखक, तो लेखक का नाम मिलेगा आपको केशव। लेखक का नाम है केशव। लगवाया किसने था ये? तो ये देखिए, दो नाम मिलते हैं इसमें, थोड़ा कंफ्यूजन मिलता है यहाँ पे। एक कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि साहब लोलाक ने ये लगवाया था, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि साहब गोविंदराज ने लगवाया था, गोविंद राज। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इतिहासकार दोनों ही पक्के हैं, कोई लोलाक बोलता है, कोई गोविंदराज बोलता है। पर अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं तो इसको ज्यादा प्रीफरेंस देता हूँ। वैसे ये भी थे शासन काल में, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ज्यादातर जो बुक्स हैं वो लोलाक बताती है इसकी। तो ये थोड़ा सा था बिजोलिया का शिलालेख। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, बिजोलिया शिलालेख कहां पड़ता है साहब? भीलवाड़ा में। कोई समस्या नहीं है बिजोलिया शिलालेख से। इसके लेखक कौन है? लेखक की अपन बात करें तो केशव। और इसकी रचना किसने की थी? इसमें जो संस्कृत भाषा में 13 श्लोक लिखे हुए हैं, इनकी रचना किसने की थी? रचना की थी साहब गुणभद्र ने। और ये बिजोलिया शिलालेख कहां लगा हुआ है? ये लगा हुआ है पार्श्वनाथ जैन मंदिर में। कौन सी सन का है साहब? 1170 का। ठीक है, निर्माता हो गया साहब लोलाक या गोविंद राज। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब अपन थोड़ा सा चलते हैं इससे भी आगे, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि साहब चौहान कहां से पैदा होके आए, क्योंकि चौहान पढ़ना है अपने को। हाँ, अपने को चौहान पढ़ने हैं। तो अब बात यह आती है कि चौहान कहां से पैदा होते हैं, उनका मूल स्थान क्या रहा होगा। तो यहां से देखिए चौहानों का मूल स्थान, यानी कि चौहान कहां पर पैदा हुए। 3 स्थान मिलते हैं आपको। नंबर 1, तीनों सांभर में ही मिलते हैं। कोई उसको क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। पहला स्थान है सांभर, यानी कि चौहान कहां से पैदा हुए भाई? सांभर से। दूसरा मिलता है अनंत गोचर, नंबर 2 अनंत गोचर। ये भी है तो सांभर ही है ये, लेकिन ये थोड़ा सा फंसा हुआ सिक्कर में। अनंत गोचर सिक्कर से इसको जोड़ के चलते हैं कुछ लोग बात। ठीक है साहब। तीसरा मिलता है इनका पुष्कर, कि साहब नहीं, चौहानों का जो मूल स्थान है वो है पुष्कर। पुष्कर के लिए कौन कहता है? हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य ये, अच्छा, हम्मीर महाकाव्य का राइटर कहां मिलेगा आपको? दूसरा वीडियो देखिए, उसमें लिखा हुआ है हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा था, किसने नहीं लिखा था। इसके अलावा एक ग्रंथ और है जिसको बोलते हैं हम सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र, इन दोनों ग्रंथों में यह कहा गया है कि साहब जितने भी चौहान पैदा हुए हैं उनका मूल स्थान पुष्कर रहा। 3 ही मूल स्थान मिलते हैं इनका। पहला मूल स्थान पुष्कर, और पुष्कर के लिए कौन बात कर रहा है? हम्मीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र। फिर एक अनंत गोचर, इसके लिए कौन बात करता है? अनंत गोचर सांभर और सिक्कर, इन दोनों को जोड़ के कौन बताता है? हर्षनाथ अभिलेख। एक अभिलेख है हर्षनाथ का। सिक्कर में मंदिर भी तो है हर्षनाथ का, चौहानों कुल देवता भी आगे देखेंगे। ये हर्षनाथ अभिलेख, इस अभिलेख के अनुसार अगर अपन बात करें तो भाई साहब चौहान पैदा हो रहे हैं अनंत गोचर में। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सांभर, इसी को पढ़ना है। ये तो नॉर्मल बात है, कभी क्वेश्चन फंस जाए तो ठीक है, वरना यहां से आने की संभावना कम रहती है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे लेकर। सांभर, सांभर का क्या सीन है? सांभर से कैसे चौहान पैदा होते हैं वो देखिए आप। अभी मैंने आपको एक अभी वो बताया था अभिलेख, और अभिलेख में मैंने आपसे कहा था कि चौहान जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है चौहानों को। वो कौन से? बिजोलिया अभिलेख में।
उसी बिजोलिया अभिलेख की बात करते हैं। बिजोलिया अभिलेख में एक झील का उल्लेख है, उस झील का नाम है सांभर झील। झील का नाम क्या है साहब? सांभर झील। ये जो सांभर झील है ये ऐसी झील है, ठीक है। जो बिजोलिया शिलालेख कह रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। इस झील के चारों ओर कुछ लोग रह रहे थे, ऐसे चारों ओर लोग रह रहे थे, चारों ओर रह रहे थे। तो ये जो प्रथम बार ये चारों ओर लोग रह रहे थे ये कहलाए चहमान। क्या कहलाए? चहमान। यानी कि चौहानों की उत्पत्ति का मूल स्तंभ तो सांबर झील है, ये तो श्योर है। लेकिन कैसे क्या है वो देखिए, सांबर झील के चारों ओर रह रहे थे इसीलिए क्या कहलाए? चहमान। और इसी चहमान से धीरे 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 परिष्कृत होता 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 ये क्या बन जाता है भाई? चौहान। यानी सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण, सांबर के चारों ओर रहने के कारण, इस झील के चारों ओर रहने के कारण ये क्या बन जाते हैं भाई? चहमान। और चहमान से क्या बन जाते हैं? चौहान। यानी कि चौहानों की उत्पत्ति का मूल स्थल तो सांबर ही माना गया है। अब देखिए यहां से क्या होता है, सांबर से इनका यहीं पर देख लेते हैं अपन थोड़ी सी कुल देवता वगैरह और कुल देवियां वगैरह। अगर बात करें इनके कुल देवता की, कुल देवता, तो इनके कुल देवता है हर्षनाथ। हर्षनाथ ये हो गए इनके कुल देवता। बात करें इनकी कुल देवी, ये लीजिए कुल देवी, कुल देवी। तो शुद्ध उच्चारण अगर कुल देवी का करें तो सांभर माता है, सांभर माता। या इसी को अपन कह देते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं इसके, शाकंभरी माता। बाद में ये अकाल राहत कार्य करेगी माता, इसीलिए फिर इन्हीं का नाम हो जाता है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, तीर्थों की नानी या देव यानी तीर्थ। इसी को थोड़ा सा मैं यहां पे लपेट की बात बता रहा हूं आपको। देव यानी तीर्थ, देव यानी तीर्थ, या इसी को कहते हैं तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी, ये राजस्थान पुलिस में 2 बार क्वेश्चन फंस चुका है, देव यानी तीर्थ और तीर्थों की नानी का। तो देखिए कुल देवता हो गए हर्षनाथ, कुल देव होगी सांबर माता, शाकंभरी माता, जो कि देव यानी तीर्थ या तीर्थों की नानी कहलाती है। हर शाखा की अलग अलग माताएं होगी, वो अपन आगे देखते चलेंगे। देखिए अब थोड़ा सा एक राजा, तो उत्पत्ति तो हो चुकी है इनकी, पर मुझे लगता है अपन एक राजा इनका देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन इनका शासक आया और उसने क्या क्या काम किए। तो इनका सबसे पहले शासक आता है, उसका नाम था भाई वासुदेव। वेरी गुड, वासुदेव जी पैदा हो चुके हैं। वासुदेव जी झील के आसपास ही रह रहे हैं। और वासुदेव जी कब पैदा होते हैं, कब क्या करते हैं वो देखते हैं। इन्होंने स्थापना की इस वंश का, अगर अपन बात करें मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक, रेड कलर लेते हैं बहुत अच्छा रहेगा। इस वंश का मूल पुरुष कौन है? वासुदेव। संस्थापक कौन है? वासुदेव। आदि पुरुष ये हो गया आपका वासुदेव जी। हो गया क्या वासुदेव जी? मूल पुरुष, संस्थापक, आदि, जो सबसे पहले आया वही हो गया भाई। अच्छा जी ठीक है। अब ये जो मूल पुरुष है ये कब प्रकट होते हैं साहब? मूल पुरुष की भी एक कहानी है। देखिए प्रकट होते हैं सन 551 में। सन 551 में प्रकट हो गए ये। एक चीज याद रखना, आप इसको याद कैसे रखोगे कि साहब ये 551 में ही आए, तो इसके लिए एक ट्रिक है। 554 सा लग रहा है ये, 51। सन 551 में देखिए कैसे आते हैं 551 में, वो बताते आपको कैसे रटना है इनको। कभी भी आप कोई भी काम करो तो भगवान के प्रसाद जरूर चढ़ाते हो, हमेशा गणेश जी के ही चढ़ाते हो। लेकिन जितने भी अधिकारी हैं हम सब आज गणेश जी के नहीं चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है गणेश जी के नहीं चढ़ाएंगे, चढ़ाते हैं। आज हम गणेश जी के प्रसाद नहीं चढ़ाकर वासुदेव जी के प्रसाद चढ़ाएंगे, और कम से कम 551 का प्रसाद चढ़ाएंगे।
यानी कि वासुदेव जी ने जो वंश की स्थापना की थी वो कौन से सन में की थी? सन 551 में। बात याद हो गई ना? बहुत ईजी है। ये 551 में स्थापना करने के बाद ये बन जाते हैं भाई राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश। राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश, प्राचीन वंश। ये क्योंकि सबसे पहले स्थापना हुई ना इसकी, इस वजह से राजस्थान का सबसे प्राचीन वंश कौन सा रहेगा? चौहान वंश। इसके आगे चौहान और लिखूं क्या, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। वासुदेव चौहान। दिमाग मत लगाना लाल पीला कैसे हो रहा है, कोई कोई चीजें लाल पीली अच्छी लगती है। अच्छा जी, वासुदेव चौहान 551 में कर दिए। देखिए नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, अभी अपन ने बिजोलिया शिलालेख की बात की थी ना, उसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है? बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि सांभर झील का निर्माता, सांभर झील का निर्माता अगर अपन देखें कोई, तो वो था साहब वासुदेव चौहान। ज्योग्राफी नहीं करिए ये बात करिए सिर्फ और सिर्फ बिजोलिया शिलालेख। ज्योग्राफी के अनुसार तो सांभर झील जो है वो प्राकृतिक है, क्रेटर झील है, ठीक है। लेकिन अभी अपन वासुदेव जी की बात कर रहे हैं, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसकी स्थापना किसने की थी? आज सांभर झील किसने बनवाई थी भाई? वासुदेव चौहान ने। वेरी गुड। अब वासुदेव चौहान ने अपना राज्य बनाया है तो राजधानी भी कोई ना कोई बनाएगा ही बनाएगा। तो इसकी रही थी राजधानी, ये क्वेश्चन कई बार आता है, चौहानों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रही थी अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। और अही छत्रपुर कहते हैं नागौर को, नागौर। देखिए अही छत्रपुर नागौर, नागौर की एक चीज और भी फेमस है, जिसे कहते हैं नागौरी गहना। कल कमेंट में बताना, देखिए नागौरी गहना किसे कहते हैं, नागौर में बनती है, वो थोड़ी सी ज्यादा ही फेमस है, अही छत्रपुर नागौर। तो इनकी राजधानी जो रही थी वो रही थी अही छत्रपुर। और अब थोड़ा सा अपन चौहानों की उत्पत्ति तो हो चुकी है, ये यहां से मेन चीजें हैं। इसके बाद में देखिए ये बिजोलिया जो शिलालेख है ना, इसके एक बार पीछे चलते हैं अपन, कहां था ये बिजोलिया शिलालेख? ये रहा। हाँ, इसमें यहीं पे ऐड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इस शिलालेख के अनुसार, इस शिलालेख के अनुसार भाई साहब सांभर झील का निर्माता, सांभर झील का निर्माता कौन था? वासुदेव चौहान, ठीक है। इस लेख में लिखा हुआ, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, माल। माल जानते हो किसे कहते हैं? माल की इज्जत करनी चाहिए, श्रीमाल। ये शब्द भी इसी में लिखा हुआ है। श्रीमाल शब्द भीनमाल जालोर के लिए प्रयुक्त हुआ है, याद रखना, ये कहीं तुम लोग गलत समझ लो भाई। श्रीमाल शब्द भीनमाल जालोर के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये शब्द भी किस में लिखा हुआ है? बिजोलिया शिलालेख में। नेक्स्ट अपन अब आगे चलते हैं, और ये आपके वासुदेव चौहान यहां तक कंप्लीट हो चुका है। क्लियर यहां तक? अब आप एक बार यहां तक देख लीजिए, या फिर ठीक है यहां तक ही, हाँ ठीक है। एक दो राजा और देख लेते हैं, इनकी छोटी सी दो एक बात और रह गई है, ये आप देख लो। अच्छा जी, वेरी गुड। ये बात हम आज पीले रंग में देखेंगे, क्योंकि पीला रंग चल रहा है आजकल बाजार में बहुत तगड़े तरीके से। तो देखिए ये जो चौहान थे, ये आरंभ में गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ये गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई साहब। बताइए चौहान आरंभ में किनके सामंत थे? तो याद रखिएगा, आरंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और ये रहे थे लगभग 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। चलो देखिए, अब गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हो गए, अब मात्र आपकी दो राजा और देखने, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन
कंटिन्यू चलेंगे फिर जो बुक्स में मिलता है ना उस हिसाब से। तो देखिए नंबर एक राजा है जिसका नाम है गुवक। इस गुवक ने क्या किया, गुवक की खास बात यह है कि इसने 9वीं शताब्दी में एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम था हर्षनाथ मंदिर। और आप सभी जानते हैं हर्षनाथ मंदिर कहां पड़ता है, सीकर में। ये सीकर में ये मंदिर पड़ता है। और ये है चौहान वंश के कुल देवता, ये साहब हैं कुल देवता, चौहानों की कुल देवता है। ठीक है, एक छोटा सा एक शासक और लेना है जिसकी लुगाई बड़ी खतरनाक थी। लुगाइयों का चक्कर हमेशा ही खतरनाक होता है भाई, थोड़ी समझदारी से काम लिया करो बालकों। तो जितने भी अधिकारी हैं, अब देखिए अगला जो राजा है उसका नाम है चंदन राज। नंबर 2 इनका नाम रहेगा चंदन राज। चंदन राज इनकी पत्नी थी, चंदन राज की पत्नी, और पत्नी का नाम है साहब रुद्राणी देवी। देखिए वाह कितना बढ़िया नाम है, आजकल की लड़कियों के ऐसे नाम नहीं हो सकते। इसी को कहते हैं रुद्राणी को ही आत्मप्रभा। ये शिव की भक्त थी, भोले की भक्त थी भाई, बहुत खतरनाक शिव भक्त थी। इतनी खतरनाक शिव भक्त थी कि पुष्कर में डेली 1000 दिए जलाती थी। लड़कों अगर तुम्हारी लगाई, जितने भी अधिकारी सुन रहे हैं, अगर तुम्हारी लुगाई यानी वाइफ, प्रिय वाइफ 1000 दीपक का खर्चा डेली करने लग जाए ना, तो तुम लोग लुगाई चेंज कर दो भाई साहब कि भैया ये नहीं चलेगी हमारे। तो ये शिव भक्त थी और डेली पुष्कर में 1000 दीपक जलाती थी। 1000 दीपक जलाती थी। ये इसका कभी क्वेश्चन फंस जाए तो थोड़ा सा याद रखना भाई, चंदन राज के जीव को होता है ये इतना ज्यादा खर्चा। ठीक है, अब देखिए अधिकारियों, यहां तक अपना ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन कंटिन्यू चौहान वंश के बारे में चलते रहेंगे और लगातार चौहान वंश की पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके।